सुबह की पहली रोशनी धरती पर फैल रही है। घने जंगलों के ऊपर हल्की धुंध तैर रही है। हवा में नमी है और पत्तों पर जमी ओस चमक रही है। यह क्रेटेशियस काल की एक साधारण सुबह है। 6 करोड़ 60 लाख साल पहले दूर कहीं एक ट्राइसेराटॉप्स अपने झुंड के साथ घास चर रहा है। उसकी भारी सांसें ठंडी हवा में धुंध बनाती हैं। पास ही छोटे छोटे स्तनधारी जीव झाड़ियों में फुर्ती से भाग रहे हैं। आकाश में पंख फैलाए टेरोसौर गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। सब कुछ सामान्य है, धरती स्थिर है, जीवन अपने पूरे वैभव में है। लेकिन ब्रह्मांड में सामान्य जैसा कुछ नहीं होता। हजारों किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के वायुमंडल से परे एक चमकता हुआ पत्थर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 12 किलोमीटर चौड़ा, ठंडा, निःशब्द। उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, इतनी तेज कि अगर आप उसे देख भी लें तो समझने से पहले ही सब खत्म हो जाए। धरती पर अभी किसी को पता नहीं, न जंगल को, न समुद्र को, न उन विशाल जीवों को जो खुद को इस ग्रह का राजा समझते हैं। सुबह के लगभग 8 बजे एक टी-रेक्स अपने इलाके में गश्त कर रहा है। उसकी हर चाल से जमीन हल्के हल्के कांपती है। वह शिकार की तलाश में है। उसे भूख लगी है। वह जानता है कि यह दुनिया उसकी है, लेकिन आज वह गलत है। आसमान के पूर्वी हिस्से में एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। पहले तो वह एक साधारण तारे जैसी लगती है, फिर वह तेज होती है और तेज। पक्षी अचानक दिशा बदलते हैं। छोटे जीव अपने बिलों में घुस जाते हैं। कुछ डायनासोर रुककर ऊपर देखते हैं। उनकी आंखों में भ्रम है। हवा में हल्की कंपन महसूस होती है। आने वाली चीज की ऊर्जा इतनी विशाल है कि वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भी प्रभावित कर रही है। अब वह चमक एक आग के गोले में बदल चुकी है। वह सूर्य से भी ज्यादा चमकीली दिखाई देती है। अगर कोई उस क्षण को समझ पाता तो शायद वह भागने की कोशिश करता, लेकिन भागने की कोई दिशा नहीं है। समुद्र के ऊपर उड़ते पंखों के नीचे पानी अचानक अजीब तरीके से लहराने लगता है। धरती की गहराइयों में सोई चट्टानें उस ऊर्जा को महसूस करने लगती हैं और फिर आकाश एक सफेद अंधाधुंध रोशनी से भर जाता है। यह सिर्फ एक टक्कर नहीं है, यह एक युग का अंत है। डायनासोरों ने 16 करोड़ साल तक इस ग्रह पर राज किया, लेकिन अगले कुछ मिनटों में उनकी पूरी सभ्यता, उनका पूरा वंश, उनका पूरा भविष्य सिर्फ इतिहास बन जाएगा। और सबसे डरावनी बात, यह सब सिर्फ कुछ सेकंड में शुरू होने वाला है। टक्कर से कुछ घंटे पहले धरती वैसी ही थी जैसी वह करोड़ों सालों से थी। जीवंत, शक्तिशाली और संतुलित। क्रेटेशियस काल का अंतिम दिन। महाद्वीप आज जैसे नहीं थे। अमेरिका और अफ्रीका दूर हो चुके थे, लेकिन अटलांटिक महासागर अभी भी जवान था। समुद्र का स्तर ऊंचा था और विशाल उथले समुद्र तटों के पास जीवन पनप रहा था। जलवायु गर्म थी। ध्रुवों पर बर्फ लगभग नहीं थी। घने जंगल भूमध्य रेखा से लेकर उत्तरी क्षेत्रों तक फैले हुए थे। यह डायनासोरों की दुनिया थी। मैदानों में ट्राइसेराटॉप्स के झुंड चलते थे। उनके पीछे पीछे शिकारी टायरानोसोरस रेक्स अपनी बारी का इंतजार करते। हेड्रोसौर नदियों के किनारे चरते थे। एनकाइलोसौर अपने कवच के भरोसे निडर घूमते थे। हर प्रजाति का अपना स्थान था, हर शिकारी का अपना क्षेत्र, हर शिकार का अपना बचाव। यह एक जटिल, परिपक्व और स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र था। समुद्रों में मोसासौर राज करते थे, 15 मीटर लंबे समुद्री शिकारी। आसमान में प्टेरोसौर अपने पंख फैलाए हवा को चीरते थे और जमीन के नीचे छोटे छोटे स्तनधारी जीव, रात में सक्रिय, दिन में छिपे रहने वाले। वे छोटे थे, महत्वहीन थे, कम से कम अभी तक। धरती पर फूलों वाले पौधे तेजी से फैल रहे थे। कीड़े, मधुमक्खियां, तितलियां परागण में व्यस्त थे। जीवन फल फूल रहा था। कोई संकेत नहीं था कि अंत पास है। हाँ, ज्वालामुखी सक्रिय थे। आज के भारत के स्थान पर डेक्कन ट्रैप्स विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। लावा बह रहा था। वायुमंडल में गैसें बढ़ रही थीं। लेकिन यह प्रक्रिया धीमी थी, हजारों वर्षों में असर डालने वाली। डायनासोर इससे पहले भी जलवायु बदलाव झेल चुके थे। उन्होंने हिमयुग देखे। उन्होंने महाद्वीपों को टूटते देखा। वे अनुकूलित होते रहे, विकसित होते रहे। इसलिए उस सुबह किसी को डर नहीं था। एक टी-रेक्स अपने क्षेत्र की सीमाएं चिन्हित कर रहा था। उसकी आंखें तेज थीं, उसकी शक्ति अपार थी। उसे लगता था यह दुनिया उसकी है। लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर डायनासोरों का शासन एक पल भर था, क्योंकि अंतरिक्ष में
एक 12 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। डायनासोरों ने लाखों वर्षों में खुद को विकसित किया, लेकिन वे एक चीज के लिए तैयार नहीं थे, एक ऐसी घटना जो विकास के नियमों को ही बदल दे। और यही वह क्षण था जब पृथ्वी का संतुलन हमेशा के लिए बदलने वाला था। धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल और बृहस्पति के बीच फैली एक विशाल पट्टी है, एस्टेरॉयड बेल्ट, पत्थरों, धातुओं और अधूरे ग्रहों का कब्रिस्तान। यहीं कहीं लाखों साल पहले एक विशाल टकराव हुआ। दो खगोलीय पिंड भिड़े और उस टक्कर ने एक 10 से 12 किलोमीटर चौड़े पत्थर को उसकी स्थिर कक्षा से बाहर फेंक दिया। शुरू में उसकी यात्रा शांत थी, वह सूर्य की परिक्रमा करता रहा हजारों साल, लाखों साल, लेकिन गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति, धीरे धीरे उसका रास्ता बदल रहा था। बृहस्पति सौर मंडल का दानव ग्रह अपनी अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उस पत्थर की दिशा में सूक्ष्म बदलाव कर रहा था और एक दिन उसका नया रास्ता सीधे पृथ्वी से टकराने वाला बन गया। अब यह सिर्फ एक पत्थर नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय हथियार था। जैसे जैसे वह पृथ्वी के करीब आया, उसकी गति बढ़ती गई। 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 20,000 मीटर। अगर आप पलक झपकें तो वह 40 किलोमीटर आगे बढ़ चुका होगा। उसका वजन खरबों टन, उसकी ऊर्जा 100 ट्रिलियन टन TNT के बराबर। यह ऊर्जा मानव इतिहास के सभी परमाणु हथियारों से लाखों गुना ज्यादा थी। धरती पर अभी भी शांति थी, लेकिन अंतरिक्ष में एक अदृश्य घड़ी टिक टिक कर रही थी। जब एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण शुरू होता है, उसकी बाहरी सतह जलने लगती है, आसमान में एक आग का गोला बनता है। लेकिन यह कोई साधारण उल्का नहीं थी जो टूटकर राख हो जाए। यह इतना विशाल था कि वायुमंडल उसे रोक ही नहीं सकता था। वह 60 डिग्री के कोण पर युकातान प्रायद्वीप की ओर बढ़ रहा था। आज जिस जगह को हम मैक्सिको कहते हैं, वहीं उसका लक्ष्य था। उस क्षण धरती की सतह पर खड़े किसी भी जीव के पास भागने का समय नहीं था, क्योंकि टकराव का समय कुछ ही सेकंड दूर था। कल्पना कीजिए, आप समुद्र किनारे खड़े हैं, आकाश अचानक सूरज से भी ज्यादा चमक उठता है, फिर एक सफेद अंधाधुंध रोशनी और अगले ही पल ऊर्जा का ऐसा विस्फोट जो पूरी पृथ्वी की दिशा बदल देता है। यह सिर्फ एक टक्कर नहीं थी, यह मास एक्सटिंक्शन इवेंट की शुरुआत थी। एक ऐसा क्षण जो 75% प्रजातियों को मिटा देगा। और यह सब शुरू हुआ था एक छोटे से गुरुत्वाकर्षण बदलाव से। ब्रह्मांड में छोटी घटनाएं भी अकल्पनीय परिणाम ला सकती हैं। और अब काउंटडाउन खत्म होने वाला है। समय सुबह लगभग 8:32। स्थान आज का युकातान प्रायद्वीप। धरती पर सब कुछ अभी भी सामान्य दिख रहा है, लेकिन आकाश में मौत उतर रही है। एस्टेरॉयड अब वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है। 60 सेकंड ऊपरी वायुमंडल में घर्षण शुरू हो चुका है। उसकी सतह हजारों डिग्री पर जलने लगी है। आसमान में एक जलता हुआ गोला, सूरज से भी ज्यादा चमकीला। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जानवर ऊपर देख रहे हैं। कुछ भागते हैं, कुछ ठिठक जाते हैं, लेकिन वे समझ नहीं सकते कि यह क्या है। 45 सेकंड। एस्टेरॉयड अब 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। उसकी गति लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके आगे की हवा इतनी तेजी से दब रही है कि एक शॉक वेव बन रही है। टकराने से पहले ही पक्षियों के कानों में असहनीय कंपन पहुंचने लगी है। समुद्र की सतह अजीब तरीके से उभर रही है। 30 सेकंड। अब वह स्पष्ट दिख रहा है। एक आग का विशाल पहाड़ आकाश को चीरता हुआ। धरती के चुंबकीय क्षेत्र में अचानक बदलाव दर्ज हो रहे हैं। जंगलों में जानवर चीख रहे हैं, झुंड बिखर रहे हैं। एक टी-रेक्स रुक कर देखता है। उसकी आंखों में पहली बार भ्रम है। वह गर्जना करता है, लेकिन उसकी आवाज अब महत्वहीन है। 15 सेकंड। वायुमंडल उसे धीमा नहीं कर पा रहा। वह लगभग अपनी पूरी गति से नीचे गिर रहा है। उसके नीचे की जमीन अचानक उजली पड़ जाती है। तापमान बढ़ने लगा है, हवा जलने लगी है। कुछ छोटे जीव बिलों में घुस जाते हैं। शायद यही उनका बचाव होगा। 5 सेकंड। अब वह धरती से कुछ ही किलोमीटर दूर है। हवा उसके सामने इतनी तेजी से संकुचित हो रही है कि उसका तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच चुका है। पेड़ों की पत्तियां टकराने से पहले ही सुलगने लगी हैं। 3 सेकंड। समुद्र की सतह नीचे दबने लगती है, जैसे कोई अदृश्य मुट्ठी उसे कुचल रही हो। 1 सेकंड। आकाश पूरी तरह सफेद। फिर 0 सेकंड। टक्कर। धरती की सतह तरल हो जाती है। एक ऐसा विस्फोट जिसकी ऊर्जा अरबों परमाणु बमों से ज्यादा है।
पहले सेकंड में ही जमीन वाष्प बन जाती है, चट्टानें पिघलकर हवा में उछलती हैं। शॉकवेव सुपरसोनिक गति से हर दिशा में फैलती हैं और उस क्षण डायनासोरों का युग खत्म हो चुका था, लेकिन असली भय अब शुरू होने वाला है। 0 सेकंड, एस्टेरॉयड धरती से टकराता है। युकातान प्रायद्वीप की चट्टानें एक पल में वाष्प बन जाती हैं। धरती की सतह ऐसे उबलती है जैसे पानी की एक बूंद गर्म लोहे पर गिर जाए। ऊर्जा मुक्त होती है 100 ट्रिलियन टन TNT के बराबर। यह पृथ्वी के इतिहास का सबसे हिंसक क्षण है। 1 सेकंड, एक आग का गोला 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैल चुका है। तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जो भी 100 किलोमीटर के भीतर है तुरंत वाष्प। डायनासोर, पेड़, समुद्र का पानी, सब कुछ गायब। 3 सेकंड, 150 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर बनना शुरू हो चुका है। धरती की ऊपरी परत तरल हो जाती है। चट्टानें पिघलकर हवा में उछलती हैं हजारों किलोमीटर दूर तक। 10 सेकंड, शॉकवेव ध्वनि की गति से कई गुना तेज फैल रही है, जंगलों को जड़ से उखाड़ती हुई। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार। सैकड़ों किलोमीटर दूर खड़े जीव अब तक कुछ समझ ही नहीं पाए और फिर हवा की दीवार उन्हें मिटा देती है। 20 सेकंड, भूकंप शुरू होता है। मैग्नीट्यूड 11, इतिहास का सबसे शक्तिशाली। धरती की परतें फटती हैं। हजारों किलोमीटर दूर ज्वालामुखी सक्रिय हो जाते हैं। डेक्कन ट्रैप्स में लावा उफनने लगता है। 30 सेकंड, समुद्र प्रतिक्रिया करता है। टक्कर की जगह पर पानी गहरे क्रेटर में गिरता है, फिर वापस उछलता है। एक विशाल जल स्तंभ कई किलोमीटर ऊंचा। सुनामी जन्म ले चुकी है। लहरें 1 से 1.5 किलोमीटर ऊंची वे तटों को निगलती हुई आगे बढ़ रही हैं। 1 मिनट, आग का गोला अब सिकुड़ रहा है, लेकिन विनाश फैल चुका है। वायुमंडल में उछली पिघली चट्टानें अब वापस गिरने लगी हैं। पूरी पृथ्वी पर एक आग की बारिश। हर गिरती चट्टान जंगलों को जला देती है। कुछ ही मिनटों में ग्रह का अधिकांश भाग जलती हुई भट्टी में बदल जाता है। 5 मिनट, आकाश धुएं से भरने लगता है। राख और सल्फर के बादल ऊपर उठ रहे हैं। सूरज धुंधला पड़ने लगा है, लेकिन अभी भी विनाश खत्म नहीं हुआ। 10 मिनट, सुनामी महाद्वीपों को पार कर रही है। तटवर्ती जीवन मिट चुका है। समुद्री सरीसृप लहरों में कुचल जाते हैं। जंगलों में बचे जीव जलते हुए आसमान के नीचे भाग रहे हैं, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं है। 1 घंटा, ग्रह का वातावरण बदल चुका है। धूल और राख ऊपर की परतों में जमा हो रही है। सूरज लगभग गायब। यह सिर्फ एक टक्कर नहीं थी, यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया थी। आग, भूकंप, सुनामी और अब अंधकार। डायनासोरों का युग सेकंडों में टूटा, लेकिन उनका अंत मिनटों में नहीं होगा। अब शुरू होगा धीमा, ठंडा और लंबा विनाश। टक्कर को अब कुछ मिनट हो चुके हैं, लेकिन धरती पर असली तबाही अब भी फैलनी शुरू हुई है। युकातान के उस विशाल क्रेटर में जहां एस्टेरॉयड गिरा था, समुद्र का पानी पहले नीचे धंसा, फिर एक विस्फोटक ताकत के साथ ऊपर उठा। एक दीवार जैसी लहर जन्म ले चुकी है। ऊंचाई लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर। गति जेट विमान से भी तेज। यह कोई साधारण सुनामी नहीं थी, यह महासागरों का प्रलय था। कुछ ही घंटों में यह लहरें उत्तरी अमेरिका के तटों से टकराईं, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अफ्रीका के पश्चिमी किनारे। जहां कभी उथले समुद्रों में जीवन पनपता था, वहां अब सिर्फ मलबा था। समुद्री सरीसृप, मोसासौर इन लहरों की ताकत के सामने असहाय थे, लेकिन जल प्रलय से भी ज्यादा खतरनाक आसमान से गिरती आग थी। जब एस्टेरॉयड टकराया तो पिघली हुई चट्टानों के लाखों टुकड़े अंतरिक्ष में उछल गए। कुछ मिनट बाद वे वापस गिरने लगे। हर टुकड़ा एक उल्का जैसा जलता हुआ, जैसे पूरा ग्रह आग की बारिश में घिर गया हो। इस री एंट्री हीटिंग ने पूरी पृथ्वी के वायुमंडल को कुछ घंटों के लिए ओवन में बदल दिया। तापमान अचानक सैकड़ों डिग्री तक बढ़ गया। जंगलों में सूखी पत्तियां स्वतः सुलगने लगीं। एक ग्लोबल फायर स्टॉर्म शुरू हो चुका था। हवा में ऑक्सीजन खींचने लगी। आग अपनी खुद की हवाएं पैदा कर रही थी। हजारों किलोमीटर दूर जहां शॉकवेव सीधे नहीं पहुंची थी, वहां भी जंगल जल उठे। धरती की सतह एक विशाल दहकते अंगारे जैसी दिखने लगी। जो जीव तुरंत नहीं मरे थे, वे अब धुएं और गर्मी में घुट रहे थे। लेकिन इस भयावह नरक में कुछ जीवों के लिए एक छोटा सा अवसर था। छोटे स्तनधारी जो पहले से ही बिलों में रहते थे, जो रात में सक्रिय थे, जो कम भोजन में जीवित रह सकते थे, उन्होंने जमीन के नीचे इस आग से बचाव पाया। समुद्र की गहराई में रहने वाले कुछ जीव भी बच गए, क्योंकि पानी ने उन्हें सीधे गर्मी से बचाया। लेकिन सतह पर डायनासोरों का विशाल शरीर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। वे छिप नहीं सकते थे, वे बिलों में नहीं घुस सकते थे,
वे आग और लहरों के सामने बहुत बड़े थे। पहले दिन के अंत तक ग्रह का चेहरा बदल चुका था, लेकिन जो आने वाला था वह और भी धीमा और कहीं ज्यादा घातक था। आग बुझ जाएगी, लहरें शांत हो जाएंगी, लेकिन राख आकाश को ढकने वाली है और सूरज लंबे समय के लिए गायब होने वाला है। आग धीरे धीरे शांत हो रही है, सुनामी की लहरें थम चुकी हैं, लेकिन अब शुरू होता है सबसे लंबा और सबसे घातक चरण। टक्कर के बाद उछली चट्टानें राख और सल्फर वायुमंडल की ऊपरी परत स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंच चुकी हैं। यह धूल सिर्फ कुछ दिनों की नहीं है, यह महीनों शायद वर्षों तक रहने वाली है। सूरज की रोशनी अब धरती तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही। पहले दिन के अंत तक आकाश धुंधला पड़ चुका है। पहले हफ्ते में दिन और रात में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तापमान गिरने लगता है। जिस ग्रह पर कुछ घंटे पहले आग की बारिश हो रही थी, अब वही ग्रह ठंडा होने लगा है। इसे कहते हैं इम्पैक्ट विंटर, जैसे ज्वालामुखीय सर्दी, लेकिन उससे कई गुना अधिक भयावह। सूरज की रोशनी रुकते ही सबसे पहले प्रभावित होते हैं पौधे। फोटोसिंथेसिस बंद, ऊर्जा उत्पादन बंद। जंगलों में जो बचा था वह भी अब धीरे धीरे मरने लगा। कुछ हफ्तों में हरे भरे मैदान भूरे और बंजर हो गए। शाकाहारी डायनासोर भूख से जूझने लगे। उनके विशाल शरीर को रोजाना सैकड़ों किलो पौधों की जरूरत थी, लेकिन अब धरती पर भोजन नहीं था। वे लंबी दूरी तक भटके, झुंड टूटने लगे। कमजोर पहले गिरे, फिर बाकी। कुछ महीनों बाद मांसाहारी डायनासोरों की बारी आई। उनका भोजन पहले ही खत्म हो चुका था। एक टीरेक्स जो कभी जंगल का राजा था, अब भूख से कमजोर, धीमा और असहाय। वह शिकार ढूंढता है, लेकिन जंगल में सन्नाटा है। वह गरजता है, लेकिन कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे धरती पर विशाल कदमों की गूंज खामोश हो जाती है। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। यह धीमी मौत थी, दिनों में नहीं, सालों में। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि तापमान 10 से 15 डिग्री तक गिर गया था। समुद्र की सतह ठंडी होने लगी। समुद्री खाद्य श्रृंखला टूट गई। प्लैंकटन मरे, उन पर निर्भर जीव मरे, फिर उनके शिकारी। यह एक डोमिनो इफेक्ट था। 75% प्रजातियां धीरे धीरे गायब हो गईं। लेकिन इस अंधकार में कुछ छोटे जीव जीवित थे। वे जो कम ऊर्जा में जी सकते थे, जो बीज खा सकते थे, जो बिल्लों में रह सकते थे। जब विशाल गिर रहे थे, छोटे इंतजार कर रहे थे। यह प्रकृति का क्रूर नियम है। आकार ताकत देता है, लेकिन संकट में लचीलापन जीतता है। और अब डायनासोरों का युग लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राख के पीछे एक नई दुनिया जन्म लेने वाली है। अंधकार के महीनों बाद आकाश धीरे धीरे साफ होने लगा। धूल नीचे बैठने लगी। सूरज की किरणें फिर से धरती को छूने लगीं। लेकिन यह वही धरती नहीं थी जहां कभी विशाल डायनासोरों की गर्जना गूंजती थी। वहां अब सन्नाटा था। टूटे हुए पेड़, जली हुई जमीन, खाली मैदान। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन हार चुका है। लेकिन प्रकृति कभी पूरी तरह हारती नहीं। राख के नीचे, जमीन की दरारों में, गुफाओं के भीतर जीवन छिपा हुआ था। सबसे पहले वापस लौटे पौधे। कुछ बीज आग और ठंड दोनों सह सकते थे। जैसे ही रोशनी लौटी, वे अंकुरित होने लगे। फर्न और काई ने बंजर जमीन को ढकना शुरू किया। इसे वैज्ञानिक कहते हैं फर्न स्पाइक, एक संकेत कि विनाश के बाद सबसे पहले फर्न फैलते हैं। और फिर वे छोटे जीव जिन्हें पहले कोई महत्व नहीं देता था, छोटे स्तनधारी, चूहे जैसे आकार के, तेज, रात में सक्रिय, कम भोजन में जीवित रहने वाले। जब विशाल डायनासोर भूख से मर रहे थे, ये छोटे जीव बीज, कीड़े और मृत अवशेष खाकर जीवित रहे। उनके छोटे शरीर को कम ऊर्जा चाहिए थी। वे बिलों में सुरक्षित थे। धीरे धीरे उन्होंने खुली दुनिया में कदम रखना शुरू किया। और फिर एक और चौंकाने वाला सच, डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। कुछ छोटे पंखों वाले डायनासोर जो पहले ही उड़ना सीख चुके थे, बच गए। आज हम उन्हें एक नए नाम से जानते हैं, पक्षी। हाँ, आपके आसमान में उड़ती चिड़ियां, कौवा, गरुड़, वे जीवित डायनासोर हैं। उनकी हड्डियों की संरचना, उनके अंडे देने की प्रक्रिया, उनके डीएनए के निशान सब बताते हैं कि वे उसी वंश से आते हैं। एक युग खत्म हुआ, लेकिन उसका एक हिस्सा उड़ गया। इसी बीच स्तनधारियों ने तेजी से विकास करना शुरू किया। खाली पारिस्थितिक स्थान अब खुले थे। कोई विशाल शिकारी नहीं, कोई प्रभुत्वशाली शाकाहारी नहीं। एवोल्यूशन ने गति पकड़ ली। कुछ लाख वर्षों में छोटे स्तनधारी बड़े होने लगे। कुछ पेड़ों पर चढ़े, कुछ समुद्र में लौटे, कुछ मैदानों में दौड़े। धरती एक नई कहानी लिख रही थी। अगर वह एस्टेरॉयड नहीं टकराता तो शायद स्तनधारी कभी प्रमुख नहीं बनते। और अगर स्तनधारी प्रमुख नहीं बनते तो शायद मनुष्य भी कभी अस्तित्व में नहीं आते। हम उस आपदा की संतान हैं, राख से उठी हुई एक नई शाखा। डायनासोरों का अंत हमारी शुरुआत था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह सब सिर्फ एक एस्टेरॉयड की वजह से हुआ,
या कहानी में और भी कुछ था? साल 1980 दो वैज्ञानिक लुइस अल्वारेज और उनके बेटे वॉल्टर अल्वारेज इटली की चट्टानों की परतों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें एक अजीब चीज मिली, एक पतली परत सिर्फ कुछ सेंटीमीटर मोटी, जिसमें इरिडियम नामक धातु असामान्य मात्रा में मौजूद थी। इरिडियम पृथ्वी की सतह पर दुर्लभ है, लेकिन अंतरिक्षीय पिंडों एस्टेरॉयड्स में प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह परत दुनिया भर में पाई गई, इटली, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, अमेरिका, हर जगह उसी समय की परत, लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पुरानी। यह कोई संयोग नहीं था। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला, धरती से किसी विशाल एस्टेरॉयड की टक्कर हुई थी। लेकिन सवाल था, गड्ढा कहां है? 1991 में मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप के नीचे एक विशाल संरचना की खोज हुई। 150 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर, नाम चिक्सुलुब क्रेटर। यह वही जगह थी जहां चैप्टर 5 में हमने टक्कर देखी थी। अब प्रमाण मौजूद थे, इरिडियम लेयर, शॉक्ड क्वार्ट्स, मेल्टेड ग्लास स्फीरूल्स, सब कुछ एक ही कहानी कह रहा था। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि उसी समय भारत में डेक्कन ट्रैप्स नामक क्षेत्र में भयानक ज्वालामुखीय विस्फोट हो रहे थे। लाखों घन किलोमीटर लावा बहा, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर गैसें वायुमंडल में पहुंची। क्या यह धीरे धीरे जलवायु को अस्थिर कर रहा था? क्या डायनासोर पहले से कमजोर थे? क्या एस्टेरॉयड सिर्फ अंतिम झटका था? आज कई वैज्ञानिक मानते हैं यह एक संयुक्त आपदा थी। पहले ज्वालामुखी ने पर्यावरण को कमजोर किया, फिर एस्टेरॉयड ने अंतिम प्रहार किया। यह वैसा ही है जैसे पहले किसी को बीमार किया जाए और फिर एक घातक चोट दी जाए। लेकिन बहस अभी खत्म नहीं हुई। नई कंप्यूटर सिमुलेशन बताते हैं कि एस्टेरॉयड अकेले भी 75% प्रजातियों को मिटा सकता था। अन्य शोध कहते हैं कि ज्वालामुखी का प्रभाव हजारों साल तक फैला था। सच शायद बीच में कहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, पृथ्वी का इतिहास शांत नहीं है। मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स पहले भी हुए हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं। डायनासोरों का अंत एक चेतावनी है। हम सोचते हैं कि हम इस ग्रह के स्वामी हैं, लेकिन ब्रह्मांड की नजर में हम भी अस्थायी हैं और अगला पत्थर शायद अभी कहीं अंतरिक्ष में अपना रास्ता तय कर रहा है। डायनासोरों का अंत सिर्फ एक प्रजाति का अंत नहीं था, वह पृथ्वी की दिशा बदलने वाला क्षण था। राख से उठे छोटे स्तनधारी धीरे धीरे विकसित हुए। लाखों साल बाद उनमें से एक ने सीधा खड़ा होना सीखा। अगर वह एस्टेरॉयड नहीं टकराता तो शायद इंसान कभी जन्म ही नहीं लेते। डायनासोर खत्म हुए ताकि हम अस्तित्व में आ सकें। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड अभी भी सक्रिय है और इतिहास खुद को दोहरा भी सकता है।